जय हिंद। एमपीपीएससी 2022 का एग्जाम 24 अप्रैल को है। प्रीलिम्स की परीक्षा है 24 अप्रैल 2022 को। तो उसके उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू। जो पेपर वन होता है इट बेसिकली डील्स विद द जनरल स्टडीज। और आज हम उसी का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कस करने का रीजन बहुत सिंपल है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन। और जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली पहले उसको जानते हैं। तो हम यहाँ आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस वन के सिलेबस को समझेंगे। और ये जो प्रीलिम्स है ये बेसिकली स्टेट सिविल सर्विसेज और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के लिए कॉमन होता है। सवाल ये है कि एक और वीडियो क्यों, मतलब आप जाइए यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे, तो एक फिर अब ये वीडियो क्यों आपको देखना है? ठीक है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपने समय का सम्मान करिए। अगर आपको लगता है इस वीडियो को 5-7 मिनट देखने के बाद कि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, प्लीज मत देखिए, स्टॉप वॉचिंग दैट मोमेंट इटसेल्फ। ठीक है। और जो भी कंटेंट आप देखिए वो वही देखिए जो आपके लिए रेलेवेंट। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने क्या डिफरेंट करने की कोशिश की है, ये वीडियो ये डिफरेंट क्यों है, तो मैं उस पर बात करता हूँ अभी। पहला तो ये है कि ये जो टारगेट ऑडियंस है मेरी वो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। उसका रीजन यही है कि हमारे मार्केट में जो है हिंदी मीडियम का डेफिनेटली डोमिनेशन है कंटेंट के मामले में, टीचर्स के मामले में। इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा मामला ठीक नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि कंटेंट अवेलेबल नहीं है, डेफिनेटली कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारे गाइडेंसेस अवेलेबल है। बट स्टिल ये मेरा जो फोकस है वो इंग्लिश मीडियम ही रहेगा। जो कंटेंट है डेफिनेटली वो इंग्लिश में ही रहेगा। लेक्चर बाइलिंगुअल हो सकता है, हिंदी इंग्लिश हो सकता है, या प्योरली इंग्लिश में हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज टॉपिक वाइज फ्रेश एमसीक्यूज। अब ये टॉपिक वाइज फ्रेश एमसीक्यूज क्या है, तो देखिए जो टॉपिक वाइज मैंने लिखा है ना, बेसिकली मैंने आगे चल के स्लाइड्स में आप देखेंगे कि जो टॉपिक है उसको मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है। 10 हेड्स में आपका जो एमपीपीएससी है वो सिलेबस को डिफाइन करता है, मैंने उस 10 को 11 कर दिया है। और मैं क्या करूंगा कि एमसीक्यूज उसके ऊपर खुद से बनाऊंगा, इट विल नॉट बी कॉपी पेस्टेड फ्रॉम एनीवेयर। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली एमपीपीएससी के लेवल से थोड़े से ऊपर हो सकते हैं या थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, उससे ज्यादा ट्रिकी हो सकते हैं। ठीक है। उसका कारण क्या है, मैं स्पष्ट कर दूं। कारण बस ये रहेगा कि आप जब कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मतलब मैं जब सॉल्व करूंगा और आप उसको देख रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके जो इन्फॉर्मेशन लेवल है, एक क्वेश्चन की वजह से जो आपका इन्फॉर्मेशन लेवल है वो थोड़ा वाइड हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई हैं तो वो बस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैं कुछ अनकन्वेंशनल सोर्सेस की बातें यहाँ पर करूंगा, जो रेलेवेंट है वही। ठीक है। अनकन्वेंशनल सोर्सेस क्या, तो जो मार्केट में थ्रू आउट दी टॉपर्स जो कहते रहते हैं कि ये वाली बुक है, ये वाला मटेरियल है, ये वाला वीडियो है, मैं उसके अलावा कुछ चीजों पे बात करूंगा जहां जरूरत होगी वहां पर। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। तो जैसे मैंने कहा टॉपिक वाइज, तो मैंने पहला टॉपिक T1 किया हुआ है। और ये जो T1 T2 T3 करके है, ये आप देखेंगे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें बेसिकली होगा क्या, फॉर एग्जांपल एक वीडियो आएगा कि भाई T1 जो टॉपिक था उसके ऊपर 10 एमसीक्यूज हैं या 20 एमसीक्यूज है, वॉटेवर। ठीक है। तो उसमें जो टॉपिक्स कवर्ड होंगे वो ये मेरे सिलेबस का ही कॉपी पेस्ट है, यहाँ पर एमपीपीएससी ने जो आयोग ने जो दिया हुआ है वहीं से है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी कवरिंग द हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं सोर्स की बात करूं, तो सोर्स देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर आप जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट को देखें। ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की अगर आप वेबसाइट को देखेंगे, बेसिकली वो उसमें एमपी परिचय लिखा हुआ है हिंदी में, अबाउट एमपी करके है एक सेक्शन। तो वहां पर जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको काफी चीजें इससे रिलेटेड, थोड़ी बहुत, सब कुछ नहीं, थोड़ी बहुत यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है। और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर मेजर इवेंट्स हैं। अगर मेजर इवेंट्स की भी अगर हम बात करें तो देखें एंशियंट इंडिया का कुछ खास सिलेबस पे इम्पैक्ट नहीं दिखता है। हाँ, मेडाइवल इंडिया से काफी चीजें आपको मिलती है, मेडिवल या मेडाइवल जो भी आप कहें, वहां से आपको काफी चीजें देखने के लिए मिलती है। इसके बाद मेजर डायनेस्टीज हैं इन द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। अच्छा, ये जो मध्य प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली आज का मध्य प्रदेश आप कंसिडर करके चलें, बट देखेंगे आप कि कहीं ना कहीं जो पहले था सेंट्रल इंडिया, उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, देखिए इसके लिए तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एमपी बोर्ड की क्लास 9th या 10th की एक जो बुक है सोशल साइंसेस की, वहां पर इसके नाम पे एक चैप्टर बना है। ठीक है, तो आप चाहे तो एक बार उसको जरूर देखें। ठीक है, देखना ही चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा। वो ऑनलाइन भी फ्री में अवेलेबल होता है, तो आप एक बार, एक चैप्टर ही है बस वो, आप उसको एक बार जरूर देखें। मेजर आर्ट्स एंड स्कल्पचर ऑफ मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर जो है बेसिकली मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहें तो आईजीआरएम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, उसी के बगल में एक स्टेट म्यूजियम भी है मध्य प्रदेश का, एक बार घूम आए। ठीक है, अगर आप घूम आए तो अच्छी बात है। अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं तो एक बार आप गूगल भी कर सकते हैं वहां पर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि देखिए सही महीने में तो वहां पर बहुत कुछ है जो कि एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इज मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो टॉपिक है ना, बेसिकली दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वन। द रीजन बीइंग, ये जो टॉपिक है इट इज कवर्ड इन वेराइटी ऑफ वेज इन द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। अभी जब आप इसमें ही हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक्स आगे देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ट्राइब्स कवर्ड होंगे। तो मेरा ये पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आप मध्य प्रदेश की पढ़ाई करते हैं, मध्य प्रदेश के पीएससी की तैयारी करते हैं, तो आप तो शुरुआती ट्राइब से करिए। ठीक है, क्योंकि सम हाउ क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, इसके बाद मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट, फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए अगर आप रेगुलरली लोकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तब तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं ना, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पर एक मैगजीन अपलोड होती है। ठीक है, हर महीने आप देखेंगे वहां पर गवर्नमेंट करती है, बेसिकली मध्य प्रदेश का जो सूचना विभाग है उसकी वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर आप जाके देखिएगा, वहां पर हर महीने की मैगजीन होती है। अब ऑब्वियसली आप एक साथ इतना सारा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो हेडिंग्स है ना, बस एक सरसरी निगाह से हेडिंग्स को जरूर देख लीजिएगा। देखिए मैं बात कर रहा हूँ अनकन्वेंशनल सोर्सेज की। अगर आपको भरोसा है अपने सोर्सेज पर, जस्ट कैरी ऑन विद देम। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहां से क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर जो है अगर कंटेंट बनाएगा तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट पे रिलाई करेगा। है ना, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज हो रही है, गवर्नमेंट का एग्जाम हो रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, जहां से कोई भी मटेरियल जो है कॉपी आराम से किया जाता है, किया जाना भी चाहिए, और उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। बेसिकली अगर वहां कुछ लिखा है तो वो सही है, बाय डिफॉल्ट वो सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेचर। अब ये देखिए, ये लिटरेचर बेसिकली साहित्यकारों की बात हो रही है। सो हियर व्हाट यू कैन डू इज, ये टेबुलर फॉर्म में कन्वेंशनल सोर्सेज में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। आप चाहे तो वहां पे से भी देख सकते हैं। अदरवाइज मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे ही जो है एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज का एक टैब बना हुआ है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड लाइक सम नेम्स आर मेंशन्ड देयर विद अलोंग विद द पिक्चर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसके बाद है रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। ये तो बहुत इजी है, मतलब आप सिर्फ गूगल करिए मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ घूमने वाली जगह है, यू विल हैव लाइक मेनी प्लेसेस। कोशिश उन जगहों की करिए जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिपीट दिखते हैं। ट्राइबल पर्सनैलिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, अब देखिए यहीं पर मैंने अभी कहा था ये स्टार मैंने यहाँ लगाया है, तो यहाँ पर ये बेसिकली रिपीट होता हुआ दिख रहा है। अब बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है, अब यहाँ मेजर ट्राइब्स और डायलेक्ट्स की बात हो रही है, और यहाँ पे उन्हीं में से कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज की बात हो रही है जो कि जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मध्य प्रदेश में। जैसे कि आप देखेंगे कि रिसेंटली भी कई ट्राइबल पर्सनैलिटीज न्यूज में थी। ठीक है, तो उनको तो बहुत अच्छे से तैयार करना है, उनके बारे में आप गूगल करिए यार, वट एवर रिसोर्सेज यू आर रेफरिंग टू, जस्ट फॉलो देम रिगरसली। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन ऐसे आना तय है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है इस बार के प्रीलिम्स में या मेंस में, इवन इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सब न्यूज में था। है ना, तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए अगर आप एमपीपीएससी का सिलेबस देखेंगे ना, तो बेसिकली वो एमपीपीएससी का सिलेबस कुछ ऐसा दिखाई देता है कि एमपी प्लस यूपीएससी का सिलेबस दिखाई देता है आपको, प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो। अब नॉट एंटायरली, बट यूपीएससी का सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेक्शन, है ना, यहाँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछ लिया, तो अब आप सोचिए कि क्या इतना सारा कंटेंट पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, और जो हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस है वो बेसिकली 50-50 में बटा है। 10 हेडिंग्स है, तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% जो कंटेंट है वो एमपी से रिलेटेड है, और रेस्ट 50% ऑफ द कंटेंट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद एमपी। तो अब ऐसे केस में हमें क्या करना है, वी नीड टू बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम दो सोर्सेज व्हिच आर गिविंग यू द फैक्चुअल नॉलेज,
या एक बस ओवरव्यू मिल जाए। जैसे ये है, अब ये पूरे के पूरे टॉपिक को आप क्या कर सकते हैं, जैसे जो मेरे पास एक बुक है, मैंने उसमें देखा है कि लूसेंट की एक एमसीक्यूज की बुक आती है, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी रेफर करिए, आई रियली डोंट माइंड। उसमें क्या करिए, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए यहाँ से, है ना, फॉर एग्जांपल आप मिडिवल इंडिया या एंशिएंट इंडिया का टॉपिक उसमें खोलिए, और उसमें ना 100-150 एमसीक्यूज होते हैं। जस्ट सॉल्व देम, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो पीछे आंसर देखिए और रट डालिए, क्योंकि यहाँ हम प्रीलिम्स एग्जाम को पास करने की बात कर रहे हैं। और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अभी आप तैयारी वाले फेज में है प्रीलिम्स की, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। We have geography of मध्य प्रदेश, अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है वहां पर आप इसको जाके जरूर देखिएगा। इसमें देखिए एमपी गवर्नमेंट की जो देखिए जो डिपार्टमेंट वाइज वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पर आप बेसिकली फोकस कर सकते हैं एमपी की जो एक मेन वेबसाइट है, मध्य प्रदेश सरकार की जो मेन वेबसाइट है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, एनवायरमेंट का जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। वहां से आपको बहुत सारा कंटेंट जो है मिल जाएगा पढ़ने के लिए। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो कन्वेंशनल सोर्सेस आप पढ़ रहे हैं, बस उनके एडिशन में एक दिन बैठ के, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जो आपको लगता है, बस ऐसे बढ़िया लैपटॉप मोबाइल खोलिए और वेबसाइट्स को गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए ना कुछ नया आया है कि नहीं, कुछ नया हुआ है कि नहीं। क्योंकि मैंने जैसा मेंशन किया कि गवर्नमेंट का ही आप पेपर दे रहे हैं, सरकार के लिए ही आप पेपर दे रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए पेपर दे रहे हैं, तो सरकार की वेबसाइट देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात हुई है, यहाँ क्लाइमेट की बात है, यहाँ रिसोर्सेज की बात है, यहाँ जो है ट्रांसपोर्ट की बात है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखें तो इस वाले जो पूरे के पूरे थर्ड आपका पॉइंट है, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज भी यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिखाई देंगी, मतलब सेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ से क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली देखिए, क्वेश्चंस तो हर जगह से आना, उन्होंने इस तरीके से प्यार से डिवाइड किया है, 10 हिस्सों में तोड़ दिया सिलेबस को, क्वेश्चन तो हर जगह से ही आएगा। हाँ, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश पे जाएंगे, तो यहाँ पर बेसिकली नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज का मेंशन समझ लीजिए। और इसके अलावा कोई अगर रिसेंट कोई प्रोजेक्ट है रोड से रिलेटेड, कुछ कई करोड़ रुपए अगर दिए गए हैं, ऐसी कुछ न्यूज अगर है तो ठीक है, अदरवाइज ये इतना ज्यादा क्वेश्चन देने वाले टॉपिक्स नहीं होते हैं। क्लाइमेट ऑब्वियसली दे सकता है आपको, ये फर्स्ट टॉपिक जो है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, डेफिनेटली बहुत कुछ दे सकता है ना। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ से भी कुछ आ सकता है, द रीजन बीइंग एग्रीकल्चर पे हम बड़े बहुत सारे अवार्ड्स जीतते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। Next is geography of the world in India. Again, I'll reiterate the same point that you should go with those directly with the MCQs, है ना। जो भी MCQs है टॉपिक वाइज जाइए देखिए। अगर आपको बिल्कुल ही एक रेलेवेंट सोर्स चाहिए तो एनसीईआरटी से बेस्ट मुझे तो आज तक कोई सोर्स नहीं दिखा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के लिए, 11th-12th की जो एनसीईआरटीज हैं। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू ऑब्वियसली। कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, ओशियंस, रिवर्स एंड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए ये तो ऐसा है ना कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है अपने आप में। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक बार एटलस को आप देख लीजिए, वर्ल्ड मैप देख लीजिए, इंडिया का मैप देख लीजिए, थोड़ा सा फिजिकल दोनों का देख लीजिए एस्पेक्ट। इसके अलावा कोई रिसेंट चीज अगर न्यूज में, फॉर एग्जांपल यूक्रेन और रशिया आजकल बड़ा न्यूज में चल रहा है ना, तो वो देख लीजिए, वो कौन कौन, अगर वो अगर कोई सराउंडिंग सीज और ओशियन है वो देख लीजिए, अगर उनकी जो बाउंड्री शेयरिंग कंट्रीज है वो देख सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें थोड़ी बहुत देख लेनी चाहिए, है ना। पढ़ने का आपका स्ट्रैटेजी, में कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग माय सजेशंस, है ना। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, अगेन एमपी का टॉपिक है। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है बेसिकली, कि जो भी आप टॉपिक पढ़े, अब जैसे यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, हिज हाई कोर्ट, इसमें देखिए अलग अलग एस्पेक्ट पे पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक तो इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये फैक्चुअल है, जैसे गवर्नर्स की लिस्ट है, पहला कौन था, फिर बाद में कौन आया, दिस वे, और उनके रेलेवेंस क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन हिस्ट्री में अगर है तो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी सेम वही, लिस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भाई काउंसिल क्यों नहीं है, काउंसिल कौन बना सकता है, कौन खत्म कर सकता है। फिर हाई कोर्ट, अगेन विद द हाई कोर्ट, कितनी बेंचेस है, मेन बेंच कहाँ पर है, दिस वे।
कुछ फैक्चुअल नॉलेज है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ रिलेटेड विद दीज टॉपिक्स। जैसे कि भाई अगर गवर्नर है तो गवर्नमेंट को कौन अपॉइंट करता है, अगर वो अपॉइंट जो भी अपॉइंट करता है तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में लिखी हुई है या ना किस पार्ट में मेंशन्ड है, उसका हेड क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास अलग अलग हेडिंग्स होती है ना, यूनियन का हेड है, पार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, अलग अलग पार्ट्स हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा ना इस पे ज्यादा एम्फेसाइज करिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर आया प्रीलिम्स का वो एक तरीके से सिग्नल दे के गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, स्पेशली द प्रोविजंस रिलेटेड विद दी सिलेबस। ठीक है, उसके बाद जैसे 3 टीयर सिस्टम है, पंचायती राज, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर 73rd 74th अमेंडमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में वो था नहीं था, उसके पहले क्या हालात थे, अभी के क्या हालात हैं, ये तो हालांकि मेंस का डिस्कशन बन जाता है, बट फिर भी फैक्चुअली अपने आप को आपको स्ट्रांग रखना है। ठीक है, और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये सारी चीजें आपको ना गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा सा समझदारी से देखने की जरूरत है। एवरीथिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। नेक्स्ट इज इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए ये है सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश, 2011 में आखिरी सेंसस हुआ था, ऑब्वियसली वहीं से क्वेश्चन आने हैं, उसके अलावा कहीं से नहीं आने। तो 2011 का आप वेबसाइट पर जाएंगे तो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सीधे सीधे वहां मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करिए, एक बार दो बार देखिए, लगे तो रट डालिए क्वेश्चन, क्योंकि वहां से बनता है। डेमोग्राफी का मतलब ये होता है कि व्हाट डाइवर्सिटी ऑफ पीपल वी हैव, है ना। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ट्राइबल्स हैं, तो ट्राइबल्स अगेन यहाँ पर देखिए फिगर आउट हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में इकोनॉमी में भी ट्राइबल्स आएंगे। इसके अलावा वुमेन है, चिल्ड्रन है ना, सीनियर सिटीजन्स हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल की रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं। ठीक है, इस तरीके से भी चीजें देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट इलिटरेट पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, या सबसे ज्यादा जो वुमेन पॉपुलेशन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने में कोई दो राय नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में बेसिकली इट विल फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना। ऑल्दो इट इज मेंशन्ड समवेयर कि भाई गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में बात कीजिए, लेकिन यहाँ भी आप वही देखने को आपको मिलेगा। हालांकि ये भी एक अलग ही सेपरेट हेडिंग बनी हुई है, आप अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे एक पूरा टैब बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे ना बहुत सारा डेटा अवेलेबल है टैबुलर फॉर्म में, तो जरूर देखिए, अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। मेजर इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली हम इंडस्ट्रियल एरियाज हमारे मध्य प्रदेश में काफी है, तो उनका पढ़ा जाना जरूरी है। लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो यहीं पर मिनरल्स वाली बात आ जाती है, जो हमने ज्योग्राफी के सिलेबस में देखा था। सो दैट नीड्स टू बी प्रिपेयर वेरी वेल। इसके बाद है कास्ट ऑफ मध्य प्रदेश, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड मेजर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द स्टेट। देखिए ये तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट वेबसाइट से सीधे मिल जाएगा, है ना। वहां पर पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी बेसिकली, अगर आप जाएंगे, मैंने कल ही देखा है कि वो बेसिकली जनसंपर्क विभाग जो है उसमें आपको फोटो मिल जाएगा। इंस्टाग्राम अगर आप अपलोड करते रहते हैं तो वो बहुत सारी फोटोज हैं, आप तो बढ़िया, जैसे हम अपनी इमेज में गैलरी में देखते हैं ना सारी फोटोज, वैसी फोटोज देखते जाइए और हर योजना के बारे में पढ़ते जाइए। चूंकि वो रिसेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में आने का उनका चांस ज्यादा है। ठीक है, next is constitutional government and economy of India. Again, when it comes to India, I'll reiterate the same thing, that focus on the like MCQs, directly the MCQs. जैसे 1919 1935 है, तो उसको तो आप चाहे तो एक समरी पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की। Then when I'm talking about Constituent Assembly, you can see the aspect of MP in this, कि भाई MP से कोई ऐसे महान व्यक्तित्व रहे हो जो Constituent Assembly में थे, उनका क्या रोल था, है ना, उनका जन्म किस जिले में हुआ था, ये कुछ बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस बनने की संभावना यहाँ पर होती है। नाउ दीज टू टॉपिक्स आर लाइक वेरी कॉमन टॉपिक्स इन एनी ऑफ द एग्जाम ऑफ दिस कंट्री, की आप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट की बात करो, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, है ना, इनकी बात करो। और इसमें सबसे ज्यादा जो चीज देखने को मिलती है वो है आर्टिकल्स। ठीक है, तो कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या मेंशन्ड है वो जरूर आपको देखने में आएगा। इसके अलावा मैं एक चीज और कहूंगा कि जब आप फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डीपीएसपी की बात करेंगे तो आप तो रट लीजिए। ठीक है, रट लीजिए लिटरली, और लगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट से ही रट लीजिए, है ना। इधर उधर के किसी सोर्स देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट में बेयर एक्ट मिलता है, पैसा नहीं खर्च करना है, गूगल पे मिल जाएगा, बेयर एक्ट डाउनलोड कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ मिल जाता है राज्यसभा की वेबसाइट पे, आप उसको बढ़िया डाउनलोड करिए और बढ़िया से आर्टिकल वाइज जो है, आर्टिकल नंबर 12 13 14 15 16 से लेकर शुरुआत करिए एंड जस्ट कीप गोइंग ऑन टिल 51A, है ना। तो 12 से लेकर 51A जो है आपके दिमाग में बिल्कुल बसा होना चाहिए कायदे में।
नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सारे अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल 42nd अमेंडमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप उसको देखिए, है ना। इसी तरीके के कुछ अमेंडमेंट्स हैं, 73rd 74th, इस तरीके के जो अमेंडमेंट्स हैं, गो थ्रू देम। सारे अमेंडमेंट्स रटने पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, किस्मत खराब हो अलग बात है, ठीक है। देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम्स, सेम फैक्चुअल थिंग्स। यहाँ पर भी वही है। ये जो लास्ट टॉपिक है, मैं इसके बारे में बस इतना कहूंगा, और एक ही चीज कहूंगा कि भाई देखो, ये इसको पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, इनकी जो वेबसाइट है वहां जाओ, ठीक है। और यहाँ पे ना एक पेज होता है, जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो यहाँ पर होता है अबाउट, एक अबाउट का सेक्शन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्ञान दिया रहता है। ये अबाउट वाला पेज जो है ना, इसमें आप रेफर करो, दैट्स इट। आई फील इट कि इससे ज्यादा कुछ प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा वो, ठीक है। गिन के तो 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हैं, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप गूगल करेंगे आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, आप गूगल करिए, उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, जो एक बार ऊपरी निगाहें आप डालेंगे उस पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये नाम है इनके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के, नाम पढ़ लीजिए, नाम कौन कौन से हैं, किस तरीके के होते हैं, मतलब इनमें टाइप्स क्या है, इस तरीके की चीजें हैं। इसके अलावा जो है, सीधे अबाउट पेज पे जाइए, वो अबाउट पेज को पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगती है फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करिए, रट लीजिए सीधे सीधे, ठीक है। इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। टॉपिक 8 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, ये जो सिलेबस है ना, ये बिल्कुल समंदर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपने एनसीईआरटी की मान लीजिए ज्योग्राफी उठाई 11th 12th की, शायद उसमें 11th में है, आपने एक चैप्टर दिया है, पढ़ लिया जी। हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे गए, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे गए, उसको देख लिया। इसके बाद चूंकि बोथ द गवर्नमेंट्स आर सेम एट दी सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, तो एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो है, आप जो हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है, एटलीस्ट उसका नाम कौन से साल में आया था, और उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इतना तो आप देख ही लीजिए। फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, ये हालांकि ये चीजें अलग हैं, बट व्हाट आई फील इज, जो हमने इसके पहले सिलेबस में देखा जहाँ मेंशन है, तो वो कहीं ना कहीं वो कवर अप कर ले जाते हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स का जो एमपीएससी का लेवल है, वो अभी इतना ज्यादा टफ नहीं हुआ है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछ रहे हैं वो। ह्यूमन बॉडी ऑब्वियसली अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसके लिए मैं अगेन रिकमेंड वही करूंगा कि भाई एमसीक्यूज लगाओ, जो भी अवेलेबल सोर्सेज है उसके एमसीक्यूज लगाओ और मुक्ति पाओ, टेंशन मत लीजिए यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अगर किसी चीज पे एम्फेसाइज करना है तो वो ये है, ठीक है। ये फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ बेसिकली, देखिए इस पे आपको एम्फेसाइज करना है बहुत ज्यादा। क्यों करना है? क्योंकि ये जो प्रीलिम्स है, ये स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी है, तो फॉरेस्ट सर्विसेज के भी अधिकारी यहीं से चुने जाएंगे, आईसीएफ है, रेंजर है, उसके बाद एक और पोस्ट आई है। तो ये जो हेडिंग्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, और इसमें भी खास तौर पे वो चीजें पढ़िए। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, है ना, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्ट्स है, उन पे थोड़ा सा एक निगाह डाल लीजिए, निगाह के डालिए, ढंग से पढ़िए। रीजन बीइंग, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसा कहा कि हर चीज नहीं पढ़ी जाती है, कुछ एक चीज पढ़ी जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। देखिए नाम तो इसका नेशनल और इंटरनेशनल है, बट इसका जो फोकस एरिया है ना, वो मध्य प्रदेश ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड प्लेसेस है, तो क्या होता है ना, अभी अब जैसे आप कोई भी जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है या कोई भी कन्वेंशनल सोर्स है, वो क्या करते हैं कि साल के अंत में ना, जितने लोगों की मृत्यु हुई या जितने लोग न्यूज में थे, उनकी पूरी एक लिस्ट छाप देते हैं विद फोटो। एक बार देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो याद रह ही जाता है। इसके अलावा अगर मैं एमपी को देख, हालांकि इसमें एमपी नहीं लिखा है, बट स्टिल आई विल एम्फसाइज ऑन द सेम थिंग, कि अगर आप जो है एमपी के पर्सनालिटीज को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, वेबसाइट पे ही जैसे मैंने कहा मेंशन है। मेजर इवेंट्स वही है, करंट इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स क्या हुए, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको नेशनल एस्पेक्ट देखने को मिलता है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स। देखिए इसके पास तो, इसके लिए ना मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, मैंने अपने हाथों से ही बनाई थी। A4 साइज का पेपर लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता मुझे, अभी भी अभी है मेरे पास वो, तो इतना आपका स्पेस लेता है वो, इतना बस एक पेज आगे पीछे। और पूरे लिस्ट मैंने बनाई थी उसमें कि ईयर कौन सा है, कौन सा जो वो कहाँ पर खुला है वो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसके बाद जो है उसका, उसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स है, वो सारी चीजें।
तो एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। अच्छा, वो अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो लिख दीजिएगा, वो मैं अपलोड कर दूंगा, बट अगर आप बना लेंगे तो अपने हाथों से बेटर होगा, क्योंकि इसकी खासियत इस टॉपिक की कि क्वेश्चन हर साल ही आ रहा है। ठीक है। स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड अवार्ड्स ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, देखो इसके लिए मैं एक जुगाड़ बताता हूँ। इसमें क्या है कि एमपी का ना खेल मंत्रालय का भी जो है एक वो है, वेबसाइट है। आप इस पे जाएंगे ना तो वो लोग डेली अपडेट करते हैं, ट्विटर पे भी अपडेट करते हैं, जनसंपर्क विभाग भी अपडेट करता रहता है। आई एम सॉरी, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वो अपडेट करती रहती है। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप उधर जाइए, और वहां पर ना एक मैगजीन आती है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक मैगजीन आती है। आप क्या करिए, उस मैगजीन को करिए डाउनलोड, और डिजिटली ना वो पेज पलटते हैं उसमें, मतलब स्क्रीन पे ही आप उसका पेज पलट पलट के देख सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपने एक मैगजीन खोली, फॉर एग्जांपल आपने लास्ट दिसंबर महीने की मैगजीन खोली, और आपने क्लिक करते गए, वो पेज पलटता गया, और आप उसको ऊपर से नीचे हेडिंग्स देखते जाइए, जहां आपको फील होता है, जहां पर बड़े बड़े अवार्ड्स के नाम है ना, विक्रमादित्य अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, ये सब अगर आपको नाम दिख रहे हैं तो बस रख लीजिए। ठीक है। तो मैगजीन्स आप वहां से देख सकते हैं, और कुछ फैक्ट्स जो है वहां से आप देख सकते हैं। इंडिया पे मैं इसलिए emphasize नहीं करता हूँ ना, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली बार बार यहीं से देखने को आते हैं, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए इसका तो कोई सोर्स वैसे भी एक नहीं है, बेसिक सोर्स जो मुझे लगता है वो है गूगल। ये टॉपिक उठाइए, सीधे गूगल पे डालिए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स डाला आपने, और एक ब्रीफ पढ़ लीजिए, आधे पेज का, जो विकीपीडिया का ब्रीफ होता है, कोई भी जो भी अच्छा रेलेवेंट आपको अच्छा लगे, सूट करे मन को, बस उसको पढ़ लीजिए। ठीक है। रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है। अब जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई, अभी ये बहुत ज्यादा सोसाइटी में बेसिकली करियर एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट बना हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप डीप में पढ़ सकते हैं। ई गवर्नेंस है, ये तो भाई सरकार का ही, सरकार से जुड़ी हुई चीज है, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, कि जैसे स्टेट आईटी डेटा सेंटर कहाँ पर है ना, लैन वैन, ये सब चीजें क्या होती हैं। ई कॉमर्स भी बड़ा प्रोमिनेंट है हमारी सोसाइटी में। तो ये एक बेसिक आइडिया आइडिया तो होना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो जैसे ई गवर्नेंस के बारे में थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान लीजिए। ब्लॉकचेन बड़ा हिट है जी। ठीक है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी न्यूज में थी, है ना। और तो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी की एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप भूलिए मत, अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा बस जैसे कुछ चीजें फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर ब्लॉकचेन और ये ब्लॉकचेन हो गया या क्रिप्टो करेंसी हो गई, तो उसके बारे में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी हमारी कंट्री में वो कौन है, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। Next is the national and regional constitutional statutory bodies. In this, what we need to do is, भले यहाँ पर एक्सेट्रा लिखा है, मैं what I'll recommend is simply go through all of them. Don't think this and that. I mean, just simply go through all of them. गूगल कर लो, या अगर कोई रेलेवेंट सोर्स है तो उस पर पढ़ते जाओ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ध्यान से देखना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ध्यान से देखना, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है या कौन से एक्ट में मेंशन्ड है, कब बना था, ये सारी चीजें हैं, है ना, जिसमें स्पेसिफिक है, जैसे नीति आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, चुनाव चल रहे देश में, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली इस पे तो पूरा ध्यान रखिएगा, इसी का पेपर देना। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, thanks a lot for like listening me so long. If you need any help of mine in any aspect, do let me know, and thank you so much.